अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे चैनल पे खुसूसी मेहमान हैं जनाब हिदायत जमादार साहब। श्रीवर्धन से ताल्लुक़ है, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़। और श्रीवर्धन जो तालुका है उसमें श्रीवर्धन जो तालुका प्रेस सिटी है वहाँ पे हम उनके घर पे मौजूद हैं। हिदायत जमादार साहब जो हैं ये हमेशा कौम के हमदर्द रहे हैं। सिर्फ अपने आप के लिए कमाना नहीं, सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्रें नहीं, बल्कि जो कहा जाता है ना कि काजी साहब दुबले क्यों, तो कौम की फिक्र में। तो कौम की भलाई के लिए, कौम के नौनिहालों की भलाई के लिए, जवानों की भलाई के लिए और ऑल ओवर कहा जाए तो हर तरह के हमारे एम्पावरमेंट के लिए हिदायत जमादार साहब अपने तौर पर जो कुछ भी होते रहा है वो हमेशा करते रहे हैं। इसीलिए हमने ख़ास उनसे बातचीत के लिए उनसे वक्त मांगा और वो हमारे जेवर ऑफ टोकन सीरीज़ का भी एक हिस्सा है, एक ख़ास एपिसोड जो उन्हीं के नाम से मंसूब है। हिदायत साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल पे सभी हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की तरफ से। शुक्रिया जी हिदायत भाई, आपका जो बचपन से लेकर या ख़ानदान के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम श्रीवर्धन के बाशिंदे, हमारा ख़ानदान एक मिडिल क्लास और हमारा ख़ानदान जो जमादार ख़ानदान कहलाता है ये खुसूसन हफ्सान और घाट के जो कुछ एरिया है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर आबाद है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ख़ानदान में ईमानदारी और लोगों से मोहब्बत करने की जो तरबियत है वो हमारे वालिदैन की तरफ से हमको मिलती रही। और वैसे तो हिस्ट्री बहुत लंबी है, इन शॉर्ट ये है कि हमने सुना है हमारे दादा मोहतरम जंजीरा हुकूमत में कारोबार यानी कारोबारी की हैसियत से काम करते थे, जिसको आज के ज़माने में एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट होता है उस पर काम करने वाले को कारोबारी उस वक्त कहा जाता था। जी, यानी इंतज़ामी उमूर संभालते थे। जो प्रिंसली स्टेट जंजीरा मुरुड, ये श्रीवर्धन तालुका भी जो है और मसला तालुका और जंजीरा मुरुड खुद इटसेल्फ, 3 तालुके इस पर एक रियासत थी 389 स्क्वायर माइल्स पर, जो हरेश्वर लेकर बागमंडला और फिर वहाँ मानगांव का कुछ पार्ट जो आपने देखा होगा मेरे जो प्रीवियस एपिसोड जो था मांजरोने वगैरह, तो ऐसे कुछ गांव भी जंजीरा प्रिंसली स्टेट में थे। तो उनकी उस स्टेट में एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इनके दादाजी काम करते थे। आपकी तालीम कहाँ और कौन से मीडियम से हुई? मैंने 3 मीडियम से तालीम हासिल की है। बुनियादी उर्दू मीडियम से, फिर इंग्लिश मीडियम से और उसके बाद में अंग्रेज़ी मीडियम से। मराठी मीडियम? हाँ, उर्दू, मराठी और इंग्लिश मीडियम। आपका ग्रेजुएशन हुआ? जी, मराठी से मैंने जूनियर कॉलेज किया जी। SSC तक जो है मैंने उर्दू से किया जी। और ग्रेजुएशन वहाँ से कॉमर्स? हाँ, मेरा फील्ड रहा है कॉमर्स। जी। तो रोज़गार आपका क्या क्या रहा इतने साल तक? अल्हम्दुलिल्लाह, ये रब का शुक्र है कि मैं बचपन ही से बरसरे रोज़गार रहा। यानी कि मैं जब स्टैंडर्ड 7 में था जी, जब से मैं स्कूल की छुट्टियों के दरमियान में काम किया करता था। फिर जब मैंने SSC की, इसके बाद मैं जूनियर कॉलेज करने लगा, उस वक्त भी मैं पार्ट टाइम काम किया करता था। कौन सा काम? गांव में जो अक्सर काम जिससे आमदनी हो। अच्छा। बचपन में मैं मेरे अम्मी के हाथ के पास काम किया करता था। अच्छा। और वो घरेलू जो काम हुआ करते हैं। अच्छा। जिससे आमदनी होती है। फिर आमतौर से अपने यहाँ रगड़ा चटपटा वगैरह जो है, हाँ, बच्चे बेचते तो हमारे अम्मी बना कर देती थी, उसको मैं बेचा करता था। और घर के हालात जो है थोड़े एक चैलेंजिंग थे, तो मैं अम्मी के हाथ के पास रहकर कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश करता था। और सैटरडे संडे जो है ये मैं इस तरह से ले जाकर चीज़ें बेचा करता था जो हमें हमारी अम्मी बना कर
थी जी। और उससे पैसे कुछ जमा होते थे और वो पैसों से मेरी किताबें वगैरह भी। माशाल्लाह, यानी बचपन से आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ रही है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद कौन सी जॉब रखते थे? दरअसल कैसा है, मैंने एक्सटर्नल स्टडी की जूनियर कॉलेज के बाद में, और जूनियर कॉलेज करते करते जो है मुझे जो मेरे असातिज़ा थे एसएससी और जूनियर कॉलेज में भी, वो बहुत अच्छे असातिज़ा थे और उनकी जो तालीमी जो अंदाज़ था वो इतना अच्छा था। और मैं हमेशा फ्रेंडली रहा हूँ, हमेशा हर एक से मैं फ्रेंडली रहता हूँ, तो मैं मेरे असातिज़ा के साथ भी फ्रेंडली रहता था और उनकी जो शफ़क़त मिलती थी उससे मुझे निसाबी तालीम से ज़्यादा तरबियती तालीम बहुत ज़्यादा मिला करती थी। जी। आप गल्फ में भी रहे हैं? हाँ, गल्फ़ में रहा। गल्फ़ में 1991 से लेकर 2021 तक मैंने काम किया है। 30 साल तक काम जी किया। जी जी। तो इसमें कंपनी में किसी में क्या? शुरू में मैं एक अलमवारिद कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, उसमें मैं गया था। शुरू के दिन थोड़े स्ट्रगलिंग थे, यानी ऐसे स्ट्रगलिंग थे कि चैलेंजिंग थे कि वो सब काम करना इतना आसान नहीं था। यानी यूँ समझो कि पत्थर ढोने से लेकर, मिट्टी ढोने से लेकर, कांटे साफ़ करने से लेकर चाय बनाने तक का जो सफ़र था जी। वो इतना आसान नहीं था। जबकि मैं फ़ॉरेन जाने से पहले अल्लाह का शुक्र है ऐसे ओहदों पर काम कर चुका था जो बहुत ही मोहतरम और एहतराम वाले ओहदे थे। जी। लेकिन वो एक उसकी एक अलग सी दास्तान है कि मैंने जब सोशल फील्ड में काम किया, पॉलिटिकल फील्ड में काम किया, तो बहुत कुछ सीखने मिला और करीब से मैंने देखा कि पॉलिटिक्स क्या होती है, समाजी खिदमत क्या होती है, उसमें खुदगर्जी क्या होती है या लिल्लाहियत क्या होती है। तो 1990 में मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और सियासत और समाजी काम वगैरह सब कुछ छोड़ दूंगा। और ये सब छोड़ने के लिए मैं जो है फ़ॉरेन का रुख किया। पैसा कमाना तो मकसद था ही, लेकिन ये सब छोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी है, उसकी हकीकत क्या है, इस तरह से मैं फ़ॉरेन पहुंचा था। जी। अच्छा, वहाँ जाने के बाद फिर आप कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट रहे या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी एसोसिएशन से जुड़े रहे? दरअसल शुरू के जो दिन थे 1991 में, चूँकि मैं ये सब छोड़ने के मकसद से गया था, पैसा कमाना तो मकसद था, तो शुरू के 10 साल मैंने पूरा कंसंट्रेशन मेरा था आमदनी पर। शुरू के, जैसे मैंने कहा कि शुरू के दिन जो बहुत ही चैलेंजिंग थे। 2 साल बहुत मेहनत की, यानी बहुत ही मेहनत की गरज। उसके बाद में फिर लोगों में मेरी जान पहचान हुई, लोगों ने देखा कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, मेहनत करने वाला हूँ। उसके बाद में मुझे ऑफिस में जॉब मिला, एक रिसीविंग क्लर्क की हैसियत से मैंने काम शुरू किया। वहाँ से करते करते फिर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट सेक्रेटरी बना। और उसके बाद में एक वक्त में कुछ ऐसा इशू आया कि 2 नेशनलिटीज़ के कॉन्फ्लिक्ट में मेरी जॉब चली गई थी। और उसके बाद में मैं 1 महीना जो है स्ट्रगल करता रहा सऊदी अरब में। वहाँ वो 1 महीना जो मेरा बेरोज़गारी का था, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म में लगा और वहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से मैंने काम किया और जो मेरे तजुर्बात थे उसका भी फ़ायदा हुआ। वहाँ मुझे कुछ सीखने भी मिला और अल्हम्दुलिल्लाह एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर की हैसियत से मैं उसमें काम करता रहा। अच्छा, वहाँ कोकनी किसी, मेरा सवाल ये था कि किसी कोकनी सोसाइटी से वहाँ जुड़े रहे क्या? इत्तफाक ऐसा हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में तकरीबन हर सिटी में कोकन कमेटी है। तो कोकन कमेटी दमाम की तरफ से अपने जो कोकनी भाई है वो एक मैसेज लेकर आए थे रियाद में कि भाई आप भी रियाद में एक कोकन कमेटी की बुनियाद रखो, जिसका एक बुनियादी मकसद हो कि तालीमी इमदाद गरीब बच्चों को करेंगे। तो उस वहाँ के जो हमारे मोहतरम भाई लोग थे उन्होंने हमसे रब्ता किया। तो सबसे पहला जो शुरुआत हुई गल्फ़ में, वो कोकन कमेटी रियाद की बुनियाद डालने वालों में से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक था और मैं कोकन कमेटी रियाद का सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। अच्छा। इस तरह से वहाँ पर काम किया। क्या वो कोकन कमेटी से कोकन के लोगों को क्या बेनिफिट होता था? 1 पॉइंट एजेंडा उस वक्त में हम लोग काम किया करते थे, वो ये था कि कोकन में जो गरीब तलबा तालिबात है जिनके पास पैसे नहीं हैं,
फ़ीस भरने के लिए, तालीम हासिल करने की हैसियत नहीं है, उनको उनकी फ़ीस भर के उनको तालीम हासिल करने के लिए मदद की जाए। तो यहाँ कौन कोऑर्डिनेट करता था इंडिया में? हर कमेटी अपनी अपनी एक पॉलिसी रखती है, उस तरह से हर कमेटी काम करती थी। हमारी जो कमेटी थी शुरू की, कोकन कमेटी रियाद, वो हम हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो होते थे उनके ज़रिए वो जो एप्लीकेशंस वगैरह आते थे उसकी स्क्रूटनिंग वगैरह करके फिर मीटिंग में उसके ऊपर डिस्कशन करके हम इंडिविजुअली उन तक वो इमदाद पहुंचाते थे। यानी जो ज़रूरतमंद होते थे उनकी स्कूलों तक वगैरह उनकी फ़ीस वगैरह की सारा इंतज़ाम करने की हम लोग कोशिश करते थे। अच्छा। और तकरीबन हर साल 200 से 250 स्टूडेंट को हम लोग मदद पहुंचाया करते थे। बराबर। देखिए, जैसे मैंने शुरू में हिलाल भाई से बातें की, एक तारुफ होता है क्योंकि ये जो हमारी ज्वेल ऑफ कोकन सीरीज जो है ना, ये एक तरह की मिनी बायोग्राफी होती है। जिस शख्स से बात करते हैं पैदाइश से लेकर अभी तक के हालात जो है ना उस पर बात करते हैं, और इसमें मोटिवेशनल की खास बातें होती है कि हम उसको जेवल क्यों कहें, अगर वो कौम के लिए काम कर रहा है तो ही जेवल कर सकते हैं, बराबर ना। तो इस तरह से जैसे इन्होंने कहा कि गरीब बच्चों की माली मदद करना तालीम के लिए खासकर, तो इस बात का मैं भी गवाह हूँ क्योंकि मेरी एक एनजीओ है ड्यूज, दानिश एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। तो मैंने 2009 में इसको बनाया था, और कोकन में बहुत सारे मतलब इलाकों में गांव-गांव जाकर एजुकेशनल अवेयरनेस हो रहा और सिविल सर्विस हो रहा, इसके पूरे डिस्ट्रिक्ट के अवेयरनेस कैंपेनिंग भी हमने की। तो हिदायत जमादार साहब जो है ना, उसमें हमारी मूवमेंट में इनका खास ताउन रहता था फाइनेंशियली। तो हिदायत भाई, इस तरह से मतलब आपने क्या सोचा था कि जो लोग एनजीओ काम करते हैं उनको फाइनेंशियली आप हेल्प करना चाहते थे? दरअसल बात किस ये मतलब में मुख्तलिफ जाविये से अगर सोचा जाए, यहाँ जो इंडिया में जो एनजीओस काम करते हैं और जो मेहनत करते हैं शख्स या जमात जी, वो ज़ाती तौर पर मेहनत करते हैं, यानी ग्राउंड पर काम करते हैं, और उनको पता रहता है कि भाई किस तरह से कौन ज़रूरतमंद है वगैरह। वहाँ उनको ज़रूरत होती है हमारे मॉरल सपोर्ट की और फाइनेंशियल सपोर्ट की, जो हम करने की कोशिश करते हैं। सही है। तो इनके बाद में एक बहुत बेहतरीन मैसेज है, मैंने सवाल इसलिए इनसे पूछा था कि अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे नहीं कर सकते हैं, आप अगर काम में भेजिए किसी और कंट्री में, तो यहाँ के जो जेन्युइनली जो लोग काम करते हैं, चाहे एनजीओज हो या इंडिविजुअल कोई काम कर रहा हो, तो उनको मदद कीजिए फाइनेंशियल, ताकि वो मूवमेंट्स आगे बढ़ते रहे और एक काम चलते रहे। एक कोई बदलने की मेहनत कर रहा है और एक कोई फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, तो ऐसे मिल के ही एम्पावरमेंट के लिए मतलब काम आगे बढ़ सकता है। हिदायत जमादार साहब ने 2009-10 के करीब ही, जब भी उसी ज़माना था जब हमें अनाउंस करने कहा था कि अखलाक भाई आप जब भी कोकन में जहाँ कहीं भी प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ एक अनाउंसमेंट एक बात का ज़रूर करना, कोई भी लड़का हो या लड़की अगर उसे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अपेयर करना है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या नहीं भी है, अगर अच्छे घर का भी बच्चा है लेकिन वो आईएएस या आईपीएस बनना चाहे, हम उसके लिए जो भी खराजात जो मुनासिब जो जायज़ है वो पूरा खर्चा उसको देंगे ऑफिसर बनने तक का। तो ऐसी कोशिश हमने की, हमने मूवमेंट चलाई रायगढ़ में, रत्नागिरी में, सिंधुदुर्ग में चलाई, एक अवेयरनेस लेकर आए हम लोग, और ताकि इस तरफ भी लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए। और वो चैलेंज था, कितना भी खर्चा है, हिदायत जमादार साहब जैसे लोग थे। अखलाक भाई, मैं आपकी बात को एक मैसेज के तौर पर आवाम को देना चाहता हूँ। देखो कैसा है, कभी भी जो है ना एक डेवलपिंग सोच होनी चाहिए। दरअसल मैं मेरी हयात जो मैंने गुजारी है, एक गरीबी से मैंने अपने ज़िंदगी का सफ़र और तालीमी सफ़र किया, तो मैं जानता था कि गुर्बत में तालीम हासिल करना कितना मुश्किल काम है। और उस चीज़ को मैंने अपने हिस्स में रखा था, फीलिंग में रखा था, जिसकी वजह से मैं जब स्टैंडर्ड 10th में था तब से मैं जो है वो सोशल फील्ड में उतरा था। और अल्लाह ने मुझे वुसअत दी, मैं फ़ॉरेन में गया, अल्लाह ने मुझे वुसअत दी, तो वो जो चीज़ें थी ना वो मुझे हमेशा ये करती थी कि मैं मतलब एक उस वक्त का ज़हीन तालिब इल्म था लेकिन मेरे सोर्सेस नहीं थे, तो मैं जितना आगे बढ़ना चाहिए था मैं नहीं बढ़ सका। तो उस चीज़ का एहसास था, और वो जो गुर्बत का एहसास था ना वो मैंने अमल में लाया।
जब मुझे अल्लाह ने नवाजा, मेरे को तुम्हारे जैसे साथी मिले और भी साथी मिले, जब हम लोग एक साथ आए ना तो हमको, मैं मेरी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मुझे उस वक्त में वो चीज़ का एहसास जो ना और उजागर हो गया। हाँ। और मैं क्या कर सकता हूँ मेरी कम्युनिटी के लिए, वो मैंने करने की कोशिश की। बराबर। एक तरह से मैं अगर बात करूँ, जमादार साहब का ये रहा कि हमारे लिए ना ये एटीएम कार्ड हुआ करते थे, या फिर आप ब्लैंक चेक कहिए, हमें कोई इवेंट करना है, कहीं प्रूफ फाइनेंशियली अगर कुछ कमी महसूस हुई, हिदायत भाई इतने बच्चों के नाश्ते का या खाने का इंतजाम करना है, या एजुकेशनल किट की ज़रूरत है, या हमारे पास ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है, हमें मुंबई से कोकण घूमने के लिए वहीं पर जाने और टीम को वापस लाने, क्योंकि एक्सपर्ट्स हम मुंबई से लेके आते थे, तो ट्रैवलिंग के लिए मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना है, तो ये ब्लैंक चेक जो अमाउंट कहना है और इनकी तरफ से अमाउंट हमें मिल जाती थी। हिदायत भाई, आप भले वहाँ रहे, लेकिन और कौन कौन सी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन से या एसोसिएशन से या फाउंडेशन से आप जुड़े रहे? अखलाक भाई, हम आगे बढ़ने से पहले एक काम जो सऊदी अरब से वापस में आने के बाद में यहाँ श्रीवर्धन में और इलाके में करने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट, या जो बेरोज़गार लोग हैं जिनमें मेहनत करने की सलाहियत है और ईमानदारी है, ऐसे लोगों को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने मेरी बचपन की ज़िंदगी में जो गरीबी की ज़िंदगी थी, मैं मेरे वालदा के हाथ के पास काम किया करता था। मेरी वालदा घर में जो है बहुत मेहनत किया करती थी, अल्लाह उन पर रहम करे। जैसे कि व्यापारी की दुकान से सुपारी रोठा लाया जाता था, उसको तोड़कर व्यापारी को वापस दे देते थे। 1 किलो सुपारी तोड़ने के उस वक्त में हमको 4 आने मिलते थे। फिर ये आइस फ्रूट की जो काड़ियाँ रहती है वो बाम्बू से काट कर हम लोग बनाकर दिया करते थे। घर में हमारी अम्मी पकवान किया करती थी और उससे कमाती थी। तो ये जो बचपन में मैंने देखा था ना, वो इस वक्त में जब मैं सऊदी अरब से वापस आया तो मुझे ऐसा लगा कि वो औरतें जो घर में कोकनी नाश्ते बनाती है, पापड़ बनाती है या रोटियां बनाती है, तो ऐसी कुछ औरतें मेरी कॉन्टैक्ट्स में आई। उनमें से मैंने जब उनसे बातचीत किया वगैरह, तो ये पता चला कि वो बेचारी मेहनत करती हैं लेकिन उनके पास उतनी आमदनी नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग मकरूज़ है, जिसकी वजह से वो घरेलू तनाव में वो मुब्तला है। तो मैंने क्या शुरू किया कि ऐसी औरतों को काउंसलिंग की मैंने। वो औरतें लोकल दुकान से उनका मटेरियल खरीदी करती थी, जैसे तेल है और भी दूसरी चीज़ें हैं, मैदा है वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे काउंसलिंग की और मैंने कहा कि बहनों, अगर तुम अपनी फील्ड, अपनी इस काम को जो है ना एक तरतीब दो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे समझाया कि बजाय लोकल दुकान से तुम खरीदने की, तुम मेरे साथ चलो, होलसेल में मेरी पहचान है, उनसे मैं बात करता हूँ और मैं वहाँ से तुमको जो ना होलसेल से तुम्हारी ज़रूरत की 1 महीने का मटेरियल मैं खरीद कर देता हूँ। और होलसेल और रिटेल में कम से कम 15% से 20% के आसपास कीमत में फ़र्क है। यानी जो औरतें अपनी दुकान से रिटेल से लेती है वो 120 रुपये की चीज़ होलसेल में 100 रुपये में मिलती है। यानी 10,000 रुपये की चीज़ें अगर वो लेती है तो उनके गांव में उनको 12,000 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में मैं ये करता हूँ कि ऐसी औरतों को जो मेहनत कश है, ईमानदार है, उनको कोशिश करता हूँ कि उनको मैं फाइनेंस करूँ और बगैर सूदी का फाइनेंस करूँ। और जो डिफरेंस आता है 20% का या 15% का, उनके पास से वो मुझे हर दिन 100 रुपये या हर महीना 2,000 से 3,000 रुपये मुझे वो वापस करती है। इस तरह से होता ये है कि उनके माल के डिफरेंस जो है ना, वो पैसे मुझे वापस मिलते हैं। और वो एक रोज़ ऐसा आता है 5 महीने के बाद में वो पूरे माल का और सामान की वो मालकिन बन जाती है और वो बड़े पैमाने पर बिजनेस करने के लिए कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ जो औरतें जो वाकई ईमानदार बेचारी मजबूर हैं लेकिन किसी वजह से मकरूज़ है, तो कोशिश करता हूँ, भले इतना बड़ा फाइनेंस नहीं होता लेकिन कोशिश करता हूँ, जो सूदी मेरे पास कर्ज जमा हो जाता है मेरे अकाउंट पर वगैरह, तो वो निकाल कर मैं ऐसे लोग, कई मिसालें मैं दे सकता हूँ लेकिन उसमें से एक मिसाल ऐसी भी है कि बेचारी औरत जो है ना कर्ज से परेशान होकर
खुदकशी के रास्ते पर जाने पर मजबूर थी, और अल्लाह ने वो औरत को मुझे मिलाया। उसका पार्टली कुछ जो कर्ज था वो मैंने अदा किया, और वो बेचारी उतनी इससे रिलीफ हो गई, और वो खुदकशी का जो जहन था वो उसका बदल गया, और वो मेहनत करने लगी और इतना कमाने लगी कि वो खुद के बच्चों की स्कूल की फीस अदा करने लगी, घर का किराया देने लगी, इलेक्ट्रिक बिल दबाने लगी। वरना उससे पहले एक वक्त ऐसा था कि रमज़ान में उसको खाना मिले तो खाए, कहीं से मदद मिले तो काम चले, मेहनत करने के बाद में उतने पैसे नहीं मिलते थे। इसी तरह से जो जवान बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, उनको मैं कभी जो है ना सब्जी की गाड़ी लगा कर देता हूँ, या सब्जी के लिए मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, और वो सब्जी रास्ते पर बेच कर जो है ना दिन को कम से कम 1000 रुपये कमाते हैं। ये इस तरह से जो है ना मैं एक काम करता हूँ, जो मैं इसलिए बताया हूँ कि हमारे भाई जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो अपने अपने गांव में, अपने अपने तालुके में इस तरह से कोशिश करके देख सकते हैं। अगर किसी वजह से हमारे पैसे डूब भी जाए तो हमको गम नहीं, क्योंकि हम जब डोनेशन किसी को देते हैं ना तो वो रकम हमारे लिए ज़ीरो बन जाती है। तो ये फाइनेंस करने के बाद में भी अगर हमारे पैसे ज़ीरो हो जाए तो कोई मतलब मुश्किल नहीं ऐसा समझने का हमने लीला किसी को डोनेट किया था। लेकिन वो मेहनत करने के बाद अगर खुद कफील बनता है तो हमेशा के लिए जो है ना उसकी सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाती है, और नतीजा ये हो जाता है कि हमारे जो डिपेंड है वो डोनेशन और इमदाद के ऊपर, वो डिपेंडेंसी जो है ना वो इंडिपेंडेंट में बदल जाती है। ये मेरा मैसेज। एक चीज़ अखलाक भाई, हमारे लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। इक़्तिसादी तौर पर हमारे कई भाई हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग हैं, और हम लोग इंटरेस्ट जो है ना कभी खाते नहीं। लेकिन मसला क्या आ जाता है ना, वो इंटरेस्ट जो है ना वो अकाउंट में अभी भी जमा है कई लोगों के, वो निकाल कर जो है ना उसको इस्तेमाल में लाने की फ़िक्र नहीं करते। तो मैं ये चाहूँगा कि जिन जिन के पास इंटरेस्ट का पैसा उनके अकाउंट में जमा है वो निकाले, और निकाल कर उसको सही रास्ते में इस्तेमाल करके लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। जैसे जो मकरूज़ लोग हैं उनका कर्ज अदा करना, या जो भी हमारे दीन के लिहाज से हम कर सकते हैं उसकी मालूमात लेकर जो ना वो पैसे को इस्तेमाल में लाए। सिर्फ पैसा इंटरेस्ट का जमा हुआ है इसलिए उसको डम करके मत रखो। डम करने से जो ना वो कुछ फ़ायदा नहीं है, और इंटरेस्ट हराम है, हम सबको मालूम है। ये हराम होने के बावजूद हम खाते भी नहीं है, नहीं खाना चाहिए, और किसी को देते भी नहीं है ना, उसकी इस्तेमाल में भी नहीं लाते। तो पैसा कहाँ है? बैंक में है सिर्फ। अल्लाह का शुक्र है, किसी नाम भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और तंजीमों के साथ में मैंने काम किया। जैसे मैंने कहा कि मैं कम उम्री में मैं श्रीवर्धन मुस्लिम बज़्म का सेक्रेटरी रहा, अंजुमन स्पोर्ट्स का क्लब का सेक्रेटरी रहा, अंजुमन इस्लाम का एडवाइजरी का कमेटी, अंजुमन इस्लाम जंजीरा का एडवाइजरी कमेटी का मेंबर रहा, अंजुमन इस्लाम जंजीरा की जो ITI था उसमें मैं जो है श्रीवर्धन तालुके से रिप्रेजेंटेटिव रहा। फिर कोकन काउंसिल फाउंडेशन का मेंबर रहा, कोकन कमेटी रियाद का मेंबर रहा। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइंग बर्ड्स रेस्क्यू टीम का मैं सेक्रेटरी हूँ, अंजुमन इस्लाम जंजीरा के एक स्टूडेंट एसोसिएशन का सदर हूँ, और ह्यूमन राइट्स मिशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी एक आदत ये है कि जो जहाँ अच्छा काम होगा ना, भले मैं उसमें ना हो लेकिन मैं उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और ख़ास तौर से मेरी एक पॉलिसी है कि जब कोई चीज़ की शुरुआत होने वाली रहती है ना तो उसमें अपना योगदान दो। तो मेरा मकसद ये रहता है कि बीज बो, उसके बाद में उसका पौधा होगा, पेड़ होगा, फल होगा, साया मिलेगा। तो मैं उसका एक वजह बनूंगा कि मैंने जो है पहल की थी। ये मेरी सोच रही थी। माशाल्लाह। हिदायत जमादार साहब, हम तकरीबन 14-15 साल से हम लोग जानते हैं, और हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हैं, और ये सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव मतलब इस्तेमाल है कि दोस्ती होना, बातचीत करना, और एक दूसरे को समझना। मुलाकातें तो बहुत बाद में हुई, और उसका एक हमने पॉजिटिव इस्तेमाल किया, कम्युनिटी के लिए किया, अपने आप के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए नहीं किया। और वो इसलिए मैं व्हाट्सएप को यूनिवर्सिटी पे इसलिए कहता हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान बांटने वाले, पुराने मैसेज फॉरवर्ड करने वाले, मतलब ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा सवाब का काम समझ के करते हैं। आप बताएं कि अक्सर हम यहाँ रोज़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आपका एक मैसेज रहता है HJ के कलम से, HJ हिदायत जमादार की कलम से, और डेट लिखी रहती है, और एक फिक्रिया मैसेज रहता है
गौर व फिक्र करने के लिए, जहन को हिलाने के लिए एक मैसेज अक्सर रहता है हिदायत साहब का। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इन्होंने उसका एक सही इस्तेमाल किया। 10-20 ग्रुप में हम लोग हैं साथ में, तो वहाँ ऐसा नहीं कहीं जो पोस्ट मैंने उठा के फॉरवर्ड किए, नहीं, जो ज़रूरत की है कौम की, अगर फ़ायदा है तो वो करो। और प्लेटफॉर्म जब मिला है, कुछ 200-500-1000 लोग अगर जमा है, तो फिर वहाँ पर एक अच्छा सा मैसेज भी दो। हिदायत साहब, अभी ये बताइए कि अक्सर जब इलेक्शन से पहले आप एक्टिव भी होते हैं, आपका आप पर्सनल किसी पार्टी का फेवर भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है, लेकिन कौम के जो नौजवान हैं उनके लिए पॉलिटिकल इस पे आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा सवाल किया आपने, और ये आज के वक्त की ज़रूरत है जी। अखलाक भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आज की तारीख में मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी नहीं हूँ, वर्कर भी नहीं हूँ। मेरा जो मकसद है वो मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी जो है, हमारी कौम जो है ना, वो विजन उसके पास रहे। हम किसी के खूंटी के बंधे हुए जानवर न रहे। हाँ, हम में बदलाव आए। गुलामाना सैनिक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, या पीछे नहीं। जो कौम मातहती में रही ना, वो कभी हाकिम नहीं बन सकी। यस, बहुत। अगर तुमको हाकिम बनना है ना, तो महकूमियत को छोड़ना पड़ेगा। यस। शुरू में तकलीफ होगी, शुरू में तकलीफ होगी, हाँ। लेकिन तुम्हारी जनरेशन में वो शऊर पैदा होगा, सियासी शऊर, कि सियासी शऊर, हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत किसमें, हमारी डिग्निटी किसमें, हमारा वकार किसमें है, और हम वो कौन से जगह हैं जहाँ पर जाकर हम हमारी कौम की हिफाजत कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये जो हम कलेक्शन करके जो डोनेशन देकर जो है ना हमारी कौम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक कोशिश है। लेकिन हुकूमत में जाकर जो हम कर सकते हैं, सिस्टम में जाना है, सिस्टम में जाकर जो पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई भी सिस्टम हो, इवन सरकारी नौकरियां, उसमें हमारी हाजिरी होना चाहिए। ये मैं हमेशा हमारी कौम और हमारी मिल्लत के लोगों को, और खुसूसन नौजवानों को मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, यही चीज़ चाहिए, वरना पार्टी के झंडे लिए कुछ 500 में बिके, कुछ 1000 में बिके, और फिर उनके बंधुआ गुलाम हुए। कोई तो अपने लिए आगे बढ़ो, कि साहब आगे बढ़ो नहीं, आप खुद ही आगे बढ़ो, आप में क्वालिटी है तो। एक बात और जो नौजवानों ने, सर मैं कहूँगा कि नौजवान है ना, किसी भी पॉलिटिकल, किसी को भी आगे बढ़ो, हम ये नहीं कहते कोई फलाना पार्टी अच्छी है, लेकिन जिस पार्टी के लिए भी काम करते हैं उसका सिस्टम देखना है, और वहाँ हमको क्या पोस्ट है। अगर ब्लॉक का अध्यक्ष हो, जिला का हो, तालुका हो, और वहाँ से नगर सेवक हो, ग्राम पंचायत हो, किसी न किसी पोस्ट से लड़ते हुए, अनुभव लेते हुए आगे बढ़ना है। आप कुछ कह रहे थे? देखो, मैं आपकी बात में दरमियान में ये बोलना चाहता था, अपनी हैसियत बनाओ। हाँ, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ना जी, उस पर एक ज़माने में पत्थरों पर बैठकर लोग आपस में बहस मुबाहिसा और बातें करते थे। हाँ। उसमें भी बड़े बड़े प्लान और बड़ी बड़ी बातें होती थी। कर आज उसका जो कन्वर्ट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। इलेक्ट्रॉनिकली जो चीज़ है वो है सोशल मीडिया। उस पर भी वही काम हो रहा है जो किसी ज़माने में हमारे बाप दादा बैठा करते थे। वहाँ भी बदलाव नहीं आया, यहाँ भी बदलाव। बोलो वो जो कर सकते हो, ठीक है ना, बोलो वो जो कर सकते हो, वरना मैं अगर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ और मैं कौम के लिए कुछ नहीं करता, तो मुझसे यानी बेसूद बेफायदा इंसान कोई नहीं। जो तुम्हारी हद में है, जो तुम्हारे हैसियत में है, वो करने की कोशिश करो। हिजत भाई जो हमेशा तालीम के साथ ही सियासी शऊर और सियासी बेदारी के लिए भी आज भी काफ़ी एक्टिव है, रिटायर होने के बाद भी, और मसरूफ़ है सोशली। जैसे इन्होंने कहा, जो आपका जो फ्लाइंग बर्ड्स जो एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका एक अलग से एपिसोड भी आप अपने चैनल पे वही भी देखने मिलेगा आपको, उसको कंप्लीट देखिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से मतलब रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी एक्टिव और सामाजिक काम में मतलब। सॉरी, मैं आपको रोकूंगा अखलाक भाई जी, मुझे रिटायर्ड मत कहो। हाँ, यस,
मुझे एक जॉब से रिटायर, वो वहाँ गल्फ से मैं रिटायर। वहाँ गल्फ की नौकरी से रिटायर रिटायर हुए, हुए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी मेरी जरूरियात के लिए मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करते काम हैं। करता हूँ, कमाता हूँ। माशाल्लाह। समझे? तो जी। इंसान कभी रिटायर नहीं होता। राइट। और रिटायर कब होता है मालूम है? जब उसका दिमाग Mentally काम retire करने का जो है ना बंद कर दे, बस। या उसका जिस्म काम कर हाँ साथ देने का छोड़ छोड़ दे, दे। वहां पर वो रिटायर हो जाता है। जी। अदरवाइज जब तक जान में जान है, जिस्म में ताकत है, करो जी। करो जो कर सकते हो। अच्छा, बिल्कुल, तो करते मैं रहिए। रिटायर्ड नहीं हूँ, बिल्कुल। मुझे बल्कि मौका मिला है आवाम की खिदमत खिदमत करने करने का। के लिए, बहुत अच्छी बात। ये जोश और जज्बा होना चाहिए। तो हिदायत पे आखिरी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए दोस्तों, मेरे भाइयों, लिल्लाहियत चाहिए, अल्लाह के वास्ते कुछ करने का। बिल्कुल। इज्जत का देने वाला, शोहरत का देने वाला, रिस्क का देने वाला, उम्र का देने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई ताकत नहीं। बिल्कुल। लिहाजा अपने आप को इन चीज़ों के लिए किसी के पास सरेंडर मत करो। खुददार रहो, खुददार रहो, खुददारी में जो है जियो, जी। भले गरीबी में जीना पड़े, क्योंकि हमारे नसीब में उतना ही लिखा हुआ है जो हमको मिल रहा है। जी। और कर सकते हो तो इतना करो कि अपनी कम्युनिटी और कौम की जो डिग्निटी, वकार कैसा हो, हाँ। तरक्की कैसा, और हम आपस में मुत्तहिद कैसे रहे। बिल्कुल। याद रखो कि हम अगर बिखर गए तो तबाह हो गए, बिल्कुल। मुत्तहिद रहे तो आज के हालात जो है ना, इनसे हम निपट सकते हैं। बिल्कुल। मुत्तहिद रहो, भले हमारे एक दूसरे के ख्यालात नहीं मिलते हो, लेकिन कौम के लिए अपने सारे तजाद बाजू में रखो। जी। सियासी तजाद बाजू रखो, समाजी तजाद बाजू रखो, शख्सी तजाद रखो, सारे तजाद बाजू में रखो। कौम के लिए जो कर सकते हो अल्लाह के वास्ते करो, बस अल्लाह के वास्ते करो। इंशाअल्लाह आपको उसमें जो ना खुशी मिलेगी। और जो भी इंसान आपके ऊपर भरोसा करेगा, उस भरोसे को कायम रखो। भले वो समाजी फील्ड हो जिसके लिए लोग आपके पास पैसा देंगे, भले वो कोई और काम हो जिसके लिए आप पर लोगों ने भरोसा किए, तो उस भरोसे पर कायम रहो। ये भरोसा जो है ना, आपकी मेहनत में दुगना कामयाबी देगा। ये भरोसे को कायम रखो, यानी उसमें बेईमानी मत करो। राय दोगे तो सही राय दो, राय लोगे तो हक राय कबूल करने की कोशिश करो। हो सकता है कि हम उसमें गलत हो, सामने वाला बोल रहा होगा हिदायत भाई आप यहाँ गलत हो, उसको मानने की आदत डालो। और जब भी कौम की खिदमत करने के लिए जाओगे तो इतना सोचो कि करोड़ों अरबों आखिया आबादी में अल्लाह ताला ने आपको चुना है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने मुझे चुना है, तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे अल्लाह ने खिदमत खल्क का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हिदायत जमादार साहब की ये बेहतरीन सी बातें जो हमने सुनी, और सारी प्रैक्टिकल जो सारी चीज़ें थी उनकी ज़िंदगी की, और कौम की फ़िक्र उन्हीं की बातों से आपको समझ में आई हुई। तो अभी आपका काम है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हिदायत जमादार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त दिया। और तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं और हमारी इंटरव्यू अभी की तकरीबन ख़त्म हो रही, 2 बज के भी गया होगा। खैर अखलाक भाई, दरअसल मेरी खुशनसीबी है कि आप ऑल द वे बम्बई से यहाँ तक सफ़र किए और आपने मुझे हक से चुना, कहा हिदायत भाई मैं आ रहा हूँ, तो ये मेरी खुशनसीबी है। मुझे और अच्छा लगेगा कि आप मुझे जो है ना आवाज़ दो और मैं आपके साथ में मेरी कौम के लिए, मेरे कोकनी समाज के लिए मैं खड़ा रह सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।